रात के 12 बज रहे थे। मैं बहुत खामोशी से कमरे में आया और मैंने अपना लैपटॉप निकाला और गोद में रख लिया। आने वाले पलों को देखने के लिए पूरी तरीके से मैं तैयार था। यह पल मेरे बड़े भाई की शादी की रात के पल थे, जिन्हें मैं देखने के लिए बेताब था। और उन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वे तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा। भाभी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था, पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी। लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वह मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद चिड़चिड़ा हो रहा था और मैं बिना वजह चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा था। लेकिन मेरी इस तोड़फोड़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान किया था। बाहर तक मेरी कोई आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था। मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर पूरा खानदान इकट्ठा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बातें चल रही थी। मेरे बड़े भाई से मुझे शुरू से नफरत थी। ना जाने क्या नफरत थी इतनी, हालांकि नहीं चाहिए थी। वह मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने गुस्से की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी। जो वह बोलता था उस घर में वही होता था। मेरे बड़े भाई का ऑर्डर आखिरी ऑन ऑर्डर होता था और हम सब घर वालों को इस ऑर्डर को पूरा करना होता था। अगर कहा जाए कि माँ बाबा को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से मोहब्बत थी, तो यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं छोटा बेटा था और छोटा बेटा लाडला होता है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शुरू से बड़े भाई को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत उन्हें मिल रही थी और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी, बल्कि उन्हें मेरे बचपन की मोहब्बत में मिल रही थी, जिसे मैं अपने बचपन से बहुत ज़्यादा चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। उसका नाम मीरा था। मीरा मुझे शुरू से पसंद थी और बड़े होकर यह पसंद बहुत ज़्यादा प्यार में बदल गई और प्यार में जुनून इश्क की सूरत ले ली थी। और जब प्यार का जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता है, और अगर कोई इसका यह इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है। और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजर रहे थे। मेरे घर में कहीं जाने की ज़ोरों से तैयारी चल रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने को कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मीरा के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने जा रही हूँ। यह बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा रिश्ता मीरा के लिए लेकर जा रही है। मैं समझा कि मेरे माँ बाबा मेरा रिश्ता मीरा के घर लेकर गए हैं, लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मीरा से मेरा नहीं मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपने यह क्या कर दिया। मैं मीरा से प्यार करता हूँ और आपने मेरे प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया। मैं तो समझा कि आप मेरे लिए रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरी मुंह पर मारा था। मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, वह तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है। तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है और अब वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम इसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें मीरा के बारे में यह सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। यह थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं कुछ देर के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे माँ बाबा मुझसे नाराज़ थे और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन सड़कों की ठोकरें खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था और मुझे अपने कमरे के बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे चमक चुका था जैसे शादी वाले घर में होते हैं। मैं तो जैसे अंगारों में जल रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूँगा। पहले तो यह शादी होने ही नहीं दूंगा, और अगर यह शादी गलती से हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूंगा।
इसी मकसद के लिए मैंने मीरा को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा तो उसने कहा कि वह मुझे नहीं मिलना चाहती है। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वह भाई से शादी करने से मना करते, लेकिन जवाब में मीरा ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मीरा ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे बड़े भाई के सामने। तुम्हारे बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है, वह एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम क्या हो? आपने बड़े भाई के आगे दिन रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है ना? तुम पढ़ाई कर सके ना कोई मेहनत करते हो और बातें करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी किसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वक्त गुजर चुका है। अगर यह रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और बेहतरीन इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से अंगारों में जल रहा था, मीरा की दिल चीरने वाली बातों ने तो मुझे जख्मी कर दिया था और मैं बिल्कुल सा टूट गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने मेरी तौहीन थी, मेरी बेइज्जती की। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन जिन लफ्ज़ों में उसने मुझे मना किया था वह मना करना नहीं, वह उसने मुझे धुतकारा था और मेरी बेइज्जती की थी। मैं वह भूल नहीं पा रहा था और मेरी हालत ऐसी थी कि कांटों को बदन में खून ना निकले। फिर वह दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी मीरा से हो गई और अगले दिन उसकी विदाई थी और मैं अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक पल सूझा, जितनी तकलीफ़ मुझे मिल रही थी मैं इसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अपने भाई मीरा और सब घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं फ़ौरन से मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस कैमरा था। शादी का दिन है तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं शादी में गया और जल्दी ही नज़रें बचाकर वहाँ से वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरा फूलों की से सजा हुआ था और हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन यह खूबसूरत मंजर तो मुझे अपनी अरमानों को जनाजा लग रहा था। मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद बेड के बहुत पास एक जगह पर फिट कर दिया था। कैमरा बहुत ही छोटा था जो किसी ध्यान में नहीं आ सकता था। शायद बहुत ध्यान देने बाद भी किसी को नज़र आने से रहा। भाई और मीरा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खोए होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा। इस कैमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल में गया, जहाँ पर बहुत धूमधाम थी। मैं धूमधाम देखने हरगिज नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझे मेरे वहाँ ना होने का शक ना हो जाए और वह लोग मुझे ढूंढने तक घर तक ना आ जाएं और सबको पता ना चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस धूमधाम में बिलबिला फिर रहा था, मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों का मजाक ख़राब करने के लिए मेरे पास कोई प्लान मौजूद है जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे की ज़िंदगी में मीरा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि शादी की रात की यह वीडियो मीरा को दिखा दिखाकर इसे दिमागी तकलीफ़ दूंगा और इसको ब्लैकमेल करूँगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए, वरना मैं इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ गए। ना मेरी परवरिश ऐसी थी, ना मेरा ख़ानदान ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूम में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। शादी पूरी हो चुकी थी और विदाई का वक्त आया तो मैं सबसे पहले घर की तरफ भागा। घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और यकीनन वह इसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो ही देख सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उन लम्हों को सोच सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था, उन लोगों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं वह लम्हे
देखने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा। माँ पूछने लगी कि तुम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई को जान से मारने लगी है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ ने कहा तुम बेफिजूल की बातें कर रहे हो, आज उनकी शादी की पहली रात है और वह खुश हैं और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को मिटाने में लगे हो। मेरा पसंद थी, लेकिन अब वह तुम्हारी भाभी है, क्यों तुम इस तरह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अभी मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को यह बात पता चल गई तो कितना बुरा होगा। मैंने मेरी माँ से कहा कि यह वक्त बातों का नहीं है, अगर उन्हें भाई की जान बचानी है तो उन्हें दरवाज़ा हर हाल में खोलना होगा। मेरी माँ को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने छोटी बहन को कहा, वह जल्दी से चाबियाँ ले आई। मेरी माँ ने मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकना चाहा। मैंने कहा कि अगर वह लोग वाकई में अंदर खुश हैं तो दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाज़ा बजाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इसका मतलब कि मैं सच में बोल रहा हूँ, अंदर भाई की जान को खतरा है। अब लग रहा था कि मेरी माँ को भी थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास आने लगा था, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई ज़मीन पे फर्श पर पड़ा हुआ था और इसके सर से खून बह रहा था, और मीरा के हाथ में बंदूक थी, और उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन इसने शायद वही बंदूक मेरे भाई के सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था और इसके सर से थोड़ा सा खून बह रहा था। वह मंजर देखकर तो सब परेशान हो गए और फ़ौरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन मेरे बाबा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाने का फैसला कर लिया था, वरना बहुत बदनामी होने वाली थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा कि मेरा भाई ठीक है, इसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब मीरा को छोड़कर फिलहाल भाई की जान बचाने में बिजी थे। जब भाई की तबीयत थोड़ी संभाली तो मेरी माँ मीरा की तरफ लपकी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ यह सब करने की। मैं कितनी चाहत से तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू बनाकर लाई थी, और तुमने शादी की पहली रात थी मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ना होता तो। मीरा सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को होश आ गया। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और मीरा से सवाल किया कि क्यों इसने भाई पर हमला किया। सब मीरा से सवाल कर रहे थे, लेकिन मीरा तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि जिसको ना अपने इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और ना ही इसके पास सब सवालों के जवाब थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है, और वह इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, इससे पहले कि यह मेरे घर को बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो मीरा चीख पड़ी और कहने लगी कि यह सब मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं यह सब ना करती तो आज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, और आपका सारा परिवार जलील और शर्मिंदा होकर रह जाता, खासकर आपका ही बेटा जो आज दुल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। मेरी नज़र पानी पीते वक्त इस कमरे में लगे इस खुफिया क्या मेरे पर ना पड़ती। ऐसा कहकर मीरा जोर से उठी और वहाँ जहाँ मैंने कैमरा फिट किया था उसने वहाँ से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे, किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन यह हरकत कर सकता है। मेरे बाबा ने फ़ौरन मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने यह हरकत की है। बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्या यह तुम्हारी हरकत। बाबा की बात सुनकर भाई गुस्सा हो गया और उसने कहा कि उसने यह सब नहीं किया है और इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और ना ही इसकी ऐसी परवरिश है कि इस तरफ की हरकतें करें। मेरी तो यह हालत थी कि दिल कर रहा था जिंदा ज़मीन में गड़ जाऊं। ना जाने कहाँ से मीरा को यह खबर हो गई और कैसे इसकी नज़र उस कमरे तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला था कि यह काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल मीरा ने चिल्लाते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका यह बदतमीज बेटा है जिसने यह गिरी हुई हरकत की है। यह इसी का काम है, और मैं जल्दी ही समझ गई थी कि यह हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को अपने कैमरे में देख रहा है, क्योंकि मैरिज हॉल में मैंने नोट किया था कि यह थोड़ी देर के लिए गायब हो गया।
काफ़ी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस आ गया। शायद किसी ने यह बात नोट नहीं की थी, लेकिन मैंने यह बात नोट कर ली और मैं समझ गई थी कि यह अपनी यही कास्तानी को अंजाम देने के लिए घर आया था। मैं डर तो बहुत रहा था, लेकिन मैंने मीरा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने किया है? मेरी बात पर मीरा ने कहा कि आइए आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चलें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीरा काफ़ी रफ्तार से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और इसके पीछे मेरे माँ बाप भी आने लगे और मेरी तो जैसे दुनिया ही बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उनका सारा रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वह लोग नहीं रुके और मीरा तेज़ी से मेरे कमरे में चली गई। आई जहाँ लैपटॉप खुला देखकर सब हैरत में पड़ गए। जहाँ पर भाई के कमरे की तस्वीर थी, सबसे पहले तमाचा मेरे बाबा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और फिर वह दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे माँ बाबा मुझे जान से मार डालें। मेरे बाबा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम मेरी औलाद हो। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त जिंदा ना होते। मेरे बाबा की बात सुनकर मीरा चीख पड़ी कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी और अपने माँ बाप की और आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ, जिसको यह खाक में मिलाने जा रहा था, और अभी आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं? मीरा की बात पर मेरे बाबा खामोश हो गए थे। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरी हालत थी कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता था। मैं फ़ौरन से भाई के कमरे की तरफ भागा। मेरे पीछे कोई नहीं आया, लेकिन मेरी बहन आ गई। वह समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मीरा के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूक थी, इसको मैंने उठाया और अपनी कनपट्टी पर रखा और एक ज़ोरदार गोली की आवाज़ निकली, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बंदूक छीन ली थी और गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी थी और सब भागते हुए वहाँ आए। तो मैंने कहा कि मैं अपने को मारना चाहता हूँ, मेरे लिए अब ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर वालों की नज़र में गिर जाऊँगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब इस शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बेहतर इसी में है कि मुझे मर जाने दें। बहुत मुश्किल से मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे रोका। भाई शायद मीरा को हर बात बताया करते थे, उनकी फ़ोन पर बात होती थी और भाई ने यह भी बताया था कि उनकी साइड टेबल पर उनकी बंदूक पड़ी होती है। इस मीरा ने भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन जानबूझकर उनके सर पर हमला किया, वह भी थोड़ा सा, ताकि मैं यह देखकर फ़ौरन वहाँ से आ जाऊँ। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मीरा ने भाई की कनपट्टी पर बंदूक तानी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर जल्दबाजी में इसने भाई के सर पर हल्का सा वार किया। सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी, सबके दिल उदास थे और वह कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरा एक कज़न हर वक्त मेरे साथ रहता था कि कहीं मैं अपने आप को जान से न मार दूं। फिर मैंने इसी कज़न से मुझे कहा कि माना मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब यही सही है कि तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। खुदकुशी परेशानियों का हल यही होती है। जो पाप तुमने किया है, इसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर भी माफ़ी मिल जाए, लेकिन खुदकुशी की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने आखिर खुदकुशी कर ली तो सीधा नर्क में चले जाओगे। वह कहते हैं ना कि अब यह सोचा कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। और तुम यहाँ से भागने के लिए इस जहाँ से तो जाना चाहते हो, लेकिन अगले जहाँ का सामना कैसे करोगे? बेहतर होगा कि तुमने अपने पापों की माफ़ी मांगो, हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। मैं बाहर मुल्क चला गया और आज इस किस्से के 2 साल हो चुके हैं और 2 सालों में अमेरिका में हूँ और मेरा घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं अब किसी के साथ कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।